बच्चों स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में है व्हिच फॉर्म कलर्ड सॉल्ट। ठीक है, चलो फर्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि इसमें कौन से आपकी एलिमेंट्स, ऑब्वियसली यहाँ पे जो ऑप्शन है वो एलिमेंट्स के बेस पे है। फर्स्ट ऑप्शन आपको यहाँ पे दे रखा है नॉन मेटल्स। ठीक, आप लोग ऑप्शन करो, टेक्स्ट करो मुझे, ठीक है, कौन सा आंसर हो सकता है, लेकिन रीजन है ना, रीजन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। पहला ऑप्शन आपका नॉन मेटल यहाँ पे है, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन आपका मेटल्स है, नेक्स्ट है आपकी पी ब्लॉक एलिमेंट्स, और लास्ट है आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक, तो मोस्ट प्रोबेबली हम लोगों ने हर टाइप के एलिमेंट को डिस्कस कर रखा है पीरियोडिक टेबल के अंदर। ठीक है, तो पीरियोडिक टेबल के अंदर हम लोगों ने, अब आपको थोड़ा सा मैं क्लियर कर देता हूँ कि बच्चों एस ब्लॉक, ठीक है, एस ब्लॉक की बात करते हैं तो एस ब्लॉक के अंदर आपको जनरली मेटल ही देखने को मिलते हैं जिनकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी की वजह से। ठीक, दूसरा उसमें एक हाइड्रोजन होता है, वो आपकी एक अलग कैटेगरी में आता है, उसको हम नॉन मेटल बोल सकते हैं, नहीं नॉन मेटल बोल सकते हैं, क्योंकि वो जो हाइड्रोजन है वो आपकी H+ की फॉर्म में भी जाता है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज के साथ भी मिलता है और नेगेटिव चार्ज के साथ भी आपको मिलता है, तो इसलिए हम उसे क्लियर नहीं कर सकते हैं। इवन आपके मॉलिक्यूलर फेज में भी देखने को मिलता है, तो हाइड्रोजन हर किसी से अटैच हो जाता है, तो इसलिए हम लोग इसे प्रॉपर डिफाइन नहीं कर सकते हैं। अच्छा, बाकी जो हमारे एस ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट्स हैं, मैं जो आपके वो सारे के सारे मेटल्स होते हैं बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी नेचर। सेकेंड हम बात करते हैं डी ब्लॉक। तो डी ब्लॉक एक हमने डी ब्लॉक डिस्कस किया था बहुत ही अच्छे से, इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन वगैरह, इसकी प्रॉपर्टीज भी थोड़ी बहुत आपको बताई थी मैंने। तो डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं उनमें भी आपको मेटल्स मिलते हैं। ठीक है, वहां भी आपको जनरली सारे के सारे एलिमेंट मेटेलिक प्रॉपर्टी के साथ ही देखने को मिलते हैं, लेकिन इतने ज्यादा रिएक्टिव नहीं होते हैं जितने आपके एस ब्लॉक के होते हैं। तो इनकी जो रिएक्टिविटी होती है वो लेस होती है, और ये रिएक्टिविटी जब लेस होती है तो इसी की वजह से, है ना, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है, पूरी की पूरी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री जो क्रिएट हुई है, जो जनरेट हुई है, तो जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो बनते हैं वो इसी की वजह से बनते हैं, बिकॉज ये लेस रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। दूसरा, इनके पास होता है वेकेंट डी ऑर्बिटल। ठीक है, वेकेंट डी ऑर्बिटल, तो वेकेंट डी ऑर्बिटल्स की यहाँ पे प्रेजेंस होती है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये एक्सटेंशन करते हैं, ठीक है, ये एक्सपेंडेशन करते हैं अपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को, अपने ऑर्बिटल्स को, जिसकी वजह से ये आपके यहाँ पे कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। ये आयोनिक कंपाउंड का भी फॉर्मेशन करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का भी फॉर्मेशन साथ में करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपसे बोला गया है पी ब्लॉक एलिमेंट। पी ब्लॉक एलिमेंट में आपको पता है, पी ब्लॉक में हमने बड़ा बात की थी, बोरॉन फैमिली, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, और लास्ट इज द नोबल इनर्ट गैसेस। तो यहाँ पे मैंने बताया था कि यहाँ पे आपको मेटलॉइड भी मिलते हैं, यहाँ पे आपको नॉन मेटल्स भी मिलते हैं, और यहाँ पे आपको मेटल्स भी देखने को मिलते हैं, और बहुत ही अच्छे से मैंने इसके बारे में पूरा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ था, है ना, प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर। तो अभी क्वेश्चन है कि यहाँ पे कलर्ड सॉल्ट कहाँ बनते हैं। कलर्ड सॉल्ट, बेटा सॉल्ट का जो बेसिक मीन है उसका मतलब है कि जहां पे आपका कैटाइन प्रेजेंट हो और जहां पे आपका एनाइन, मतलब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज वाले स्पीसीज अगर बराबर प्रेजेंट होते हैं तो उसको हम लोग सॉल्ट की कैटेगरी में डालते हैं। तो क्वेश्चन यही है कि हमारे सॉल्ट का जो फॉर्मेशन है उसमें कौन से आपके नॉन मेटल या मेटल्स या पी ब्लॉक एलिमेंट्स या ट्रांजिशन मेटल्स कौन से आपके पार्टिसिपेट करते हैं। तो देखो, मैं यहाँ पे बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा कि जितने आपके मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स या फिर मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन जो मेटल्स होते हैं, ठीक है, चाहे वो आपके आयोनिक फेज में हो, ठीक है, चाहे वो आपके कोवलेंट फेज में हो, दोनों के बारे में बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, ट्रांजिशन मेटल्स के बारे में बात कर रहा हूँ, चाहे वो आपके आयोनिक फेज में हो चाहे वो आपके कोवलेंट फेज में हो। ठीक है, जहां पे क्रोमियम के बारे में थोड़ी कहानी अलग थी, याद करो, क्रोमियम एंड मैग्नीज, इसको हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था, और आपको मैंने अनम्यूट कर दिया है सभी को, ठीक है, स्टार्टिंग में ही। तो यहाँ पे बिल्कुल बता सकते हो, लेकिन अपने माइक को थोड़ा बंद रखो, अगर जरूरत है तो ही बच्चों बोलो, ठीक है, बिल्कुल डाउट्स वगैरह हो तो बीच में आप पूछ सकते हो। तो अब देखो ध्यान से, यहाँ पे ये जो हमारे ट्रांजिशन मेटल्स हैं वो तो आपके आयोनिक भी होते हैं और आपके कोवलेंट भी होते हैं। ठीक है, तो इन दोनों की प्रॉपर्टी क्या है, ट्रांजिशन मेटल्स आपको आयोनिक फेज में मिलेंगे, कोवलेंट फेज में मिलेंगे, लेकिन क्रोमियम और मैग्नीज इनकी प्रॉपर्टीज मैंने पहले भी एक्सप्लेन की थी कि यहाँ पे आपका डीडी ट्रांजिशन नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे डीडी ट्रांजिशन नहीं होता है। ऑफलाइन सेशन जब चल रहा था तो उस समय डिस्कस मैंने किया था आपके KMnO4 और K2Cr2O7 की जितनी भी स्ट्रक्चर है, जितनी भी वहाँ प्रॉपर्टीज थी, सब कुछ बताया था, वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी डिस्कस हुआ था।
तो यहाँ पे आपका डी ट्रांजिशन क्यों नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की वजह से, और दूसरा में यहाँ पे हाँ हाफ फिल्ड डी ऑर्बिटल्स की वजह से यहाँ पे कोई भी आपका जो आपका इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन है वो पॉसिबल आपका नहीं हो पाएगा। ठीक, अच्छा, तो कौन सा ऑप्शन होना चाहिए? तो फिर जो डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स है वो दोनों फेज में पाए जाते हैं। अपन ट्रांजिशन मेटल्स की बात कर रहे हैं, डी ब्लॉक के अंदर आपके ट्रांजिशन मेटल्स, तो ट्रांजिशन जो मेटल्स होते हैं वो आपको आयोनिक फेज में भी मिलते हैं और वो आपको वहां पे कोवैलेंट फेज में भी देखने को मिलेंगे। क्लियर है? और यही आपके चाहे वो सॉलिड फेज में हो, चाहे वो आपके सॉलिड फेज में हो, और चाहे वो आपके एक्वस फेज में हो। ठीक है, सॉलिड और इन एक्वस फेज यहाँ पे आपको कलर ये रिप्रेजेंट करते हैं, शो करते हैं। रीजन वहां पे आपको ध्यान रखना है डी ट्रांजिशन। लेकिन दो एलिमेंट से क्रोमियम और मैग्नीज और जो फुली फिल्ड वाले थे, ठीक है, जैसे हम लिख सकते हैं D0, ठीक है, D5 एंड D10। ठीक है, तो इनमें एक्साइटेशन होने का चांस ही नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली आपके सीधे के सीधे कैसे हो जाते हैं, कलरलेस। कैसे हो जाते हैं? कलरलेस। तो हमारा जो आंसर बनेगा वो होगा ट्रांजिशन एलिमेंट। चलो देखता हूँ मैं कितने बच्चों ने सॉल्व किया। निरंत ने किया है डी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ डी ऑर्बिटल्स, बिल्कुल सही है। एंड खातिजा बेटा आपने किया है हाफ फिल डी ऑर्बिटल्स। प्राची ने किया है 4, बिल्कुल करेक्ट। शिवानी ने किया है, गौरी गौरव यश बेटा परफेक्ट। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है? सेकंड में है द आयोनिक रेडियाई ऑफ सोडियम, सोडियम प्लस दे रखा है। नेक्स्ट है फ्लोरीन पे माइनस चार्ज, ऑक्सीजन पे -2 है, एंड नाइट्रोजन पे आपका -3 है। ठीक है, तो कौन सा ऑर्डर हमारा यहाँ पे इनका करेक्ट है? और ऑब्वियसली है चार्ज दे रखा है पॉजिटिव नेगेटिव, तो यहाँ पे आयोनिक रेडियस के बारे में, ठीक है, आयोनिक रेडियस के बारे में डिस्कशन। तो सबसे ज्यादा साइज किसका होगा बताओ? हमने बोला है सी ऑप्शन। ठीक है, सर N3 माइनस का सबसे ज्यादा होगा एंड देन O2 माइनस, बिकॉज ठीक है, जितना माइनस चार्ज ज्यादा होगा साइज उतना आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के लिए। बिल्कुल रिपल्शन, रिपल्शन बिल्कुल परफेक्ट। ठीक है, रिपल्शन वहां पे मैक्सिमम होगा जहां पे इलेक्ट्रॉन्स जितने ज्यादा होंगे। अच्छा, यहाँ पे तो कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा भी हम अप्लाई कर सकते हैं, जरा मुझे देखो। क्या क्वेश्चन हमारा ये है कि ये जो सोडियम है, ठीक है, और जो आपका फ्लोरीन है, जो ऑक्सीजन है और जो नाइट्रोजन है, जरा ना मैं इनको लिख के देखता हूँ कोई पीरियड से तो बिलोंग नहीं कर रहे हैं। तो देखो जरा, हाँ सर। सोडियम बिल्कुल, मैग्नीशियम, नेक्स्ट एल्यूमिनियम, नेक्स्ट सिलिकॉन, फॉस्फोरस, ठीक है, नेक्स्ट सल्फर, क्लोरीन, सल्फर आर्गन। बिल्कुल, नेक्स्ट क्लोरीन, नेक्स्ट आर्गन। ठीक, अच्छा, जरा एलिमेंट्स की पोजीशन तो एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है। उसके ऊपर अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? बोरॉन। यहाँ पे क्या आ जाएगा बताओ? कार्बन, कार्बन, नेक्स्ट नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। नेक्स्ट ऑक्सीजन, फ्लोरीन। ठीक है, इस तरीके से। अभी क्वेश्चन हमारा ये था, क्वेश्चन हमारा ये था, ऊपर ऊपर तो ठीक है, ऊपर कौन सा आ जाएगा नोबल गैस में आपका? यहाँ पे हीलियम, नेक्स्ट नियोन। तो क्वेश्चन हमारा ये है, यहाँ पे कौन कौन से एलिमेंट्स दे रखे हैं उनको देख लेते हैं एक बार। सोडियम दे रखा है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे सॉल्व भी कर पाते हैं, उनके लिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, जिन पे बन गया अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो सोडियम देखो ये है, तो सोडियम ने क्या करा है? वन इलेक्ट्रॉन रिलीज किया, सोडियम प्लस में गया है। उसके बाद यहाँ पे देखो ये फ्लोरीन है, इसने एक्सेप्ट किया है आपका 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो 1 इलेक्ट्रॉन जैसे इसने एक्सेप्ट किया तो ये गया F- के अंदर। ठीक है, उसके बाद है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन ने क्या किया? -2। -2 का मतलब ये ऑक्सीजन है, इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट किए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स इसने एक्सेप्ट किए हैं। ठीक है, एक्सेप्ट किए हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, तो बन गया है O-2। लास्ट में नाइट्रोजन ने 3 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट किए हैं। ठीक है, अब ध्यान से समझना, जब ये सोडियम, सोडियम पता है आपको एस ब्लॉक का फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है। यस सर। बिल्कुल, जब ये 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो ये वापस से कैसा बनेगा? अपने जस्ट ऊपर वाली एक नोबल गैस की तरह बनेगा ना। बिल्कुल,
उसके बाद देखो ध्यान से, इलेक्ट्रॉन निकाल दिया ना, तो जस्ट ऊपर वाला जो एटॉमिक नंबर होगा वो नोबल गैस में मिलेगा, तो उसकी तरह बन जाएगा। फ्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है, तो जैसे उसने एक्सेप्ट किया तो किसकी तरह बन गया, नियोन की तरह। ऑक्सीजन ने 2 एक्सेप्ट किए हैं तो ये भी नियोन की तरह आ चुका है, देखो। और नाइट्रोजन 3 एक्सेप्ट किए हैं तो ये भी कैसा आ गया है, नियोन की तरह। तो मतलब क्या दिख रहा है आपको, सारे के सारे जो एलिमेंट दे रखे थे उन सबके पास बराबर इक्वल नंबर में, ठीक है, इक्वल नंबर में इलेक्ट्रॉन्स आपको मिलेंगे, राइट। क्योंकि उनका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो पूरी तरीके से नोबल गैस की तरह हो गया है, नियोन की तरह हो गया है, परफेक्ट। तो इक्वल इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं तो उसको अपन बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। क्या बोलते हैं, आइसो। आइसोइलेक्ट्रॉनिक। यस, आइसो का मतलब इक्वल, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के नाम से हम उसे कॉल करते हैं। तो इसका रूल्स देखो, हम लोगों ने क्लास में डिस्कस किया था पीरियोडिक टेबल पढ़ाते समय, ठीक है ना, उसकी प्रॉपर्टीज में। तो अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैं तो कैटाइन के पास जितना अधिक पॉजिटिव चार्ज होगा, और ऑब्वियसली अगर स्मॉल साइज का रेडियस है इसमें, और तो उस केस में मुझे बताओ कि रेडियस छोटी होगी या ज्यादा होगी। अगर मैं सीधा बोलूं, कैटाइन, कैटाइन के पास जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा तो रेडियस छोटी या बड़ी, छोटी होगी सर, बिकॉज बहुत छोटी हो जाएगी। रिपल्शन क्यों, रिपल्शन हाँ, कम होगा। अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, फोर्स ऑफ हाँ। अट्रैक्शन, मतलब न्यूक्लियस, न्यूक्लियस और जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होगा ना उनके बीच में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बिकॉज न्यूक्लियस विल डोमिनेट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स वो निकल चुका है एलिमेंट, ठीक है। तो मैंने आपको क्लास में बताया था कि सपोज मान के चलो हम सोडियम का एग्जांपल लेते हैं, तो सोडियम के पास एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11, ठीक है। तो अगर 11 एटॉमिक नंबर है इसका, तो उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे मुझे बताओ, 11 ही होंगे। आउटर मोस्ट शेल में 1 होंगे। टोटल इलेक्ट्रॉन्स बोलूं तो 11 ही होंगे, बिकॉज हाँ सर। एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है। तो इसके पास टोटल 11 प्रोटॉन्स होंगे। तो बराबर नंबर में इलेक्ट्रॉन्स, बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो यहाँ पे क्या होगा, इक्वल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, बराबर 1 यूनिट हर एक प्रोटॉन। जो प्रोटॉन प्रेजेंट है आपके न्यूक्लियस के अंदर, प्रोटॉन्स प्रेजेंट है न्यूक्लियस के अंदर, तो बराबर जितने भी ऑर्बिटल्स आपको यहाँ पे ऑर्बिट मिलेंगे, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे उन पे 1 यूनिट चार्ज लगभग इक्वल आइडियल केस में आपका डिस्ट्रीब्यूट होगा, राइट। लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रॉन ये बाहर निकल जाएगा तो इसके पास बचेंगे 10 इलेक्ट्रॉन्स। और समझ सकते हो कि 11 प्रोटॉन्स का जो इफेक्ट है वो 10 इलेक्ट्रॉन्स के साथ होने वाला है। तो कहीं ना कहीं जो आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 1 मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा था उससे अधिक बढ़ जाएगा। तो कहीं ना कहीं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा वो आपका बढ़ जाएगा। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से क्या होगा, साइज आपका हो जाएगा, जितना अधिक कटाइन पे आपका पॉजिटिव चार्ज आएगा तो साइज उतना ही क्या होगा, छोटा हो जाएगा। लेकिन अगर नेगेटिव चार्ज आता है एनाइन के ऊपर, एनायन के साथ जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज आता है वहां पे आप समझ सकते हो कि इलेक्ट्रॉन्स, जैसे हम बात करें फ्लोरीन, तो फ्लोरीन में अगर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, इलेक्ट्रॉन के ज्यादा आने से क्या होगा भाई, पहले इलेक्ट्रॉन्स क्या थे मुझे बोलो, कि अगर मैं फ्लोरीन के बारे में बात करूं तो इसके पास पहले क्या था, उतने इलेक्ट्रॉन्स थे उतने ही प्रोटॉन्स थे, बराबर आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था। जैसे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, एक्स्ट्रा क्यों आएंगे, बिकॉज इसका जेड इफेक्टिव ज्यादा होता है। आपको पता है यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज क्या होते हैं, डोमिनेट करते हैं, आपको अच्छे से पता होगा, ठीक है। जिसकी वजह से इनका साइज छोटा होता है जनरली आइडियल केस के अंदर, जब ये मोनोटोमिक फेज में होते हैं। जब ये आयोनिक फेज में जाएंगे तो कैटायनिक नहीं बनेंगे, एनायनिक बनेंगे। क्यों, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन लेने के साथ इनकी स्टेबिलिटी भी हो जाती है मेंटेन, जिसको हम थर्मोडायनेमिकली भी डिफाइन करते हैं बाद में। और दूसरा, यहाँ पे जैसे इलेक्ट्रॉन से लेना स्टार्ट करेंगे तो वहां पे आपका फोर्स और रिपल्सन बढ़ेगा, जिसकी वजह से मैं बोल सकता हूँ एनाइन पे जितना अधिक नेगेटिव चार्ज होगा वहां पे साइज भी क्या होगा, उतना ज्यादा होगा। क्लियर हो गया, सभी को समझ में आ गया। तो हम यहाँ पे निकाल सकते हैं आंसर। तो यस बताओ सर। जरा, आइस इलेक्ट्रॉनिक है तो N-3 सबसे अधिक, ऑक्सीजन -2 उससे कम, उससे छोटा आपका F-1 सबसे छोटा आपका। तो इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा साइज उतना ही छोटा होगा, नेगेटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा वहां पे फोर्स ऑफ रिपल्शन वर्क करेगा इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में। और यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेट करेगा आपके न्यूक्लियस के पास जो प्रेजेंट है प्रोटॉन्स, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं बचे इलेक्ट्रॉन्स उनके बीच में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, किस किस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, किस किस के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन। तो कौन सा आंसर होना चाहिए, सी ऑप्शन। नाउ कम्स क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 4 एलिमेंट्स आर गिवन बिलो, व्हिच एलिमेंट डज नॉट बिलोंग टू द सेम फैमिली एज अदर। बताओ, एक कोई ऐसा कॉन्फ़िगरेशन है चारों ऑप्शन में से जो सेम फैमिली से बिलोंग नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर दिया है सी ऑप्शन, तनुजा ने, ओके। शिव प्रसाद ने दिया है सी ऑप्शन, बिल्कुल। बाकी बच्चे भी प्लीज रिप्लाई करो, ये सभी लोग रिप्लाई करो यहाँ तो। ऑप्शन सी आएगा।
कोई एग्जाम नहीं चल रहा है, ठीक है, यहाँ पे बच्चों को कोई भी एग्जाम नहीं है, एटलीस्ट यहाँ तो आंसर करो, ठीक है। ऑप्शन सी आएगा। बिल्कुल, क्या सभी के आएगा? माइक अनम्यूट हैं, परफेक्टली बोल सकते हो, फ्रीडम है आपको। बिकॉज तो सर अदर ए बी और डी सेकंड ग्रुप से बिलोंग करेंगे और सी बिल्कुल। जो है वो हम्म। sorry, अच्छा, ए और बी, हाइड्रोजन का अम्ल से बिलोंग ए करेगा। बी और डी, ये तीनों ना। हाँ हाँ, ए बी और डी। ए मतलब ये रहा, लास्ट में 1:2 है, ये 5:2 है, ये 4:2 है, परफेक्ट दिख रहा है आपको। ए बी डी तीनों ही तो डी सेम ब्लॉक से बिलोंग करेंगे। तीनों ही नहीं नहीं, सेम ग्रुप से ही बिलोंग करेंगे। पहले तो मुझे ये बताओ, ए हाँ बी सर डी सेम ग्रुप से बिलोंग जो करेंगे। एलिमेंट्स है वो सेम ग्रुप से बिलोंग करेंगे क्या? बिल्कुल ना, हाँ सर। क्योंकि इनके एस, हाँ, क्योंकि इनका जो एस सबसेल है, एस सबसेल जरा ध्यान से आप पहचानो, एस सबसेल में क्या दिख रहा है? दो इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं ना, बराबर, हाँ सर। सभी के पास, बिल्कुल। तो ये आपके सेम ग्रुप से ही बिलोंग करेंगे, ए बी और डी। लेकिन सी में आ जाओ तो सी के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं? 3s2 दिख रहा है ना, और उसमें लास्ट में क्या दिख रहे हैं? 3s2 के बाद 3p, मतलब ये थर्ड ऑर्बिट ना, हाँ वही तो दिख रहा सर। है ना, थर्ड ऑर्बिट दिख रहा है ना, थर्ड ऑर्बिट। तो इसका मतलब सी में क्या होंगे आपके 2 और 2+5 कर देंगे तो हमारे पास हो जाएंगे 7 इलेक्ट्रॉन। तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की बात करूं तो सी ऑप्शन में जो कन्फिग्रेशन है उसमें 7 बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये समझ में आ रहा है, 7 बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो मतलब है कि इसका ग्रुप क्या होगा? ऑब्वियसली डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है, एज कंपेयर टू अदर। तो कौन सा आंसर होना चाहिए आपका? हो जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ पे किसी को कुछ डाउट था? सी ऑप्शन। हाँ सर। संदेश बोला तो सर उनके सी बैच की तरह इधर सख्त नहीं हो आप। संदेश, ऐसा कैसे लग रहा है आपको मैं सख्त नहीं हूँ? सख्त मतलब क्या, डिफिकल्ट क्वेश्चन कर रहा हूँ क्या? सर ए बी और डी में डी ऑर्बिटल भी फुल्ली फिल्ड है, तो सर ये डी ब्लॉक से बिलोंग करेंगे। नहीं 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 नहीं, आप मेरी बात नहीं समझ रही हो, देखो ध्यान से। जब हम बात करते हैं ना, ध्यान दो, जब हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, है ना, एस ब्लॉक में, तो एस ब्लॉक में फर्स्ट ए के अंदर बताओ पहला एलिमेंट आता है आपका हाइड्रोजन, ठीक है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम, लास्ट वन इज फ्रेंशियम। तो अब मुझे बताओ, ये आता है फर्स्ट पीरियड में, ये आता है सेकंड पीरियड में, ये आता है थर्ड पीरियड में, ये आता है फोर्थ में, ये फिफ्थ में, और ये सिक्स पीरियड में, और ये आता है सेवेंथ पीरियड में, ठीक है। अब जरा बताना, अभी जो अपने बच्चा पूछा था, देखो यहाँ तो डी होता नहीं है, यहाँ भी डी नहीं मिलेगा, डी यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो 3d0 आपको यहाँ से मिलना शुरू हो जाएगा, राइट। इसकी बात करें तो यहाँ पे 3D की फीलिंग आपको परफेक्टली मिलने लगती है 1 से लेके 10 तक, जो भी कन्फिग्रेशन आता है ना, आपको पता है कैल्शियम तक हम फिनिश करते हैं, कैल्शियम के सर। बाद आपका क्या स्टार्ट होता है? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, कैंडियम। मैग्नीज, परफेक्टली होता है, तो वहाँ पे 3D में फिलिंग शुरू हो जाती है। और उसके बाद देखो यहाँ पे, देखो तो यहाँ पे आपको 3D का 4D आपको मिलना स्टार्ट होता है, देन 5D के बाद आपका 4F भी मिलना शुरू नीचे वालों से हो जाता है, लास्ट में 5F। तो मुझे बताओ, आप ऐसे तो बोल नहीं सकते ना कि सीजियम के साथ आपको 3D नहीं मिलेगा, या 4D नहीं मिलेगा, या F नहीं मिलेगा, सब कुछ मिलता है, ठीक है। हाँ। अब वही चीज मैं बता रहा हूँ कि जब ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो करने के समय जो हमारी बैलेंस सेल है, मतलब बोलता हूँ NS1, बोलता हूँ ना इसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन, तो NS1 और सेकेंडरी वालों को हम लोग बोलते हैं NS2, ये भी आपको पता है। तो जब ये एन रिप्रेजेंट किसको कर रहा है बताओ? एन रिप्रेजेंट कर रहा है आपके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को, ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपके पीरियड नंबर को। तो डेफिनेटली यहाँ पे आपका पीरियड नंबर, जैसे मैं बात करूं यहाँ पे, सपोज मैं बात करना चाहूँ पोटेशियम के बारे में, तो सीधा बोलोगे 4s1 सर इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, हो क्या नहीं होगा? अब इसके 3D तो इसके पहले आता है, अब ध्यान से जरा मुझे ऑब्जर्वेशन करके देखो, यहाँ पे ये न्यूक्लियस रहा, ये n=1 है, और यहाँ ये n=2 है, ये n=3 है। आप पहले पहली क्लास में आई थी, फिर आप सेकंड क्लास में, फिर थर्ड क्लास में, फिर फोर्थ क्लास में, राइट। तो जब 4s तक पहुंचोगे ना आप, तो इसके पहले 3D मिलेगा, तो 3D आपका यहाँ प्रेजेंट होगा, फिर 4s में यहाँ पे। अगर मैं बात करूं यहाँ पे इसके 5s1, तो 5s1 को मैं कैसे बोलूंगा बताओ जरा? तो n=5 भी इंट्रोड्यूस हो जाएगा, तो मतलब यहाँ पे अगर 3D यहाँ पे आ रहा है तो यहाँ पे 4D आएगा, यहाँ पे 5D भी आएगा, तो D तो पहले इंट्रोड्यूस हो गया ना। ये बात समझ में आ रही है? इससे बहुत बच्चों की गलतियां होती हैं। तो बैलेंस सेल आपको चेक करना है, तो बैलेंस सेल यहाँ पे 5s है, S है, S है, तो मतलब दो इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं, यहाँ अलग दिख रहा है।
अगर मैं इसकी बैलेंस सेल बोलूंगा ना तो क्या होगा, बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स बताओ, सी ऑप्शन के 7 बैलेंस सेल में हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स हियर प्रेजेंट, तो आंसर विल बी, 7 क्योंकि दोनों ही देखो, ये भी तीसरे पीरियड से एस वाला, तीसरे पीरियड से पी सब सेल भी है, तो इसके पास है 2 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम, इसके पास लेकिन 6 होते हैं, 5 प्रेजेंट है, ये तो नोबल गैस बन गया होता भी है, ये बात समझ लो आप। हाँ। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे परफेक्टली आपके हो गए 7 इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस सेल में, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका डिफरेंट है बाकी एबीडी के कंपैरिजन में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर 9 17 35 53 85 बिलोंग टू, कहां से बिलोंग करते हैं, चलो ऑप्शन सी आएगा, सी हेलोजन। हेलोजन। सी ऑप्शन हैलोजेंस, फिर से चेक करो सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 4 की हम लोग बात करें, सी परफेक्ट, सभी को समझ में आ रहा है, 9 तो दिख गया ना, 9 किसका होता है, फ्लोरीन का, क्लोरीन, क्लोरीन, ठीक है, ब्रोमीन। फिर बस मैजिक नंबर याद है ना, मैजिक नंबर सभी को बताओ, बस परफेक्टली, बहुत अच्छे से हम लोगों ने याद भी किया था ना, 53 फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन का 53, परफेक्ट, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, याद है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, एका एल्यूमिनियम एंड ऑप्शन 1 आएगा सर, एका सिलिकॉन्स आर नॉन एज, ऑप्शन ए हाँ ये देखो एका एल्यूमिनियम, एक अब मैं ना यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज कराता हूँ, बहुत सारे बच्चे न्यू कुछ बच्चे ज्वाइन हुए थे, तो वो मुझे बहुत बार कॉल कर मैसेज करते हैं कि सर वो चीज नहीं पहले वाली समझ में आई है, तो उनको थोड़ा मैं हिंट कर देता हूँ। देखो एक बात समझो कि जो भी हमारे लाइटर एलिमेंट, ठीक है, लाइटर एलिमेंट, हालांकि मैं मेंडलीव टेबल में पढ़ाया था, है ना, जो बच्चे लेट ज्वाइन किए उनको भी क्लियर करता हूँ, जो भी हमारे लाइटर एलिमेंट हैं, जो हल्के एलिमेंट हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं रेयर अर्थ मेटल, ठीक है, रेयर अर्थ मेटल, वो रेयर अर्थ मेटल्स हमारे यही है जिनपे हम लोग अभी क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। तो रेयर अर्थ मेटल्स में सबसे पहला जो आपका आता है उसका नाम होता है एका बोरॉन, एका बोरॉन, और एका बोरॉन को ना शॉर्ट में लिखते हैं ईबी, अगर ईबी भी कहीं लिखा है, हालांकि जेई एडवांस में आ चुका है ये लिखा हुआ टर्म, ये टर्म आपके आईआईटी के अंदर जेई एडवांस में 2019 में ईबी लिखा था बस। अब ईबी अगर नहीं पता है तो फिर पता नहीं कि बच्चों ने सोचा यार ये ईबी कहाँ से आ गया, तो कभी टीचर ने पढ़ाया नहीं मुझे, तो ईबी आपको ध्यान रखना है, बहुत बार इसको शॉर्ट में बोलते हैं ना, जैसे मेरा नाम है तो मैं अपने नाम को ईबी बोल देता हूँ इस तरीके से, ठीक है, तो ये शॉर्ट नेम है। सेकेंड, तो ए का जो बोरोन है उसके साथ बच्चों किसको रिलेट करते हैं बताओ जरा, ए का बोरोन के बेटा क्या नाम आया बताओ, पोजीशन छोड़ी गई थी ना, एका का मतलब ये आपके संस्कृत वर्ड है, ए का मतलब सिंगल, ठीक है, एक पोजीशन ऊपर वाली, तो इसके लिए हमने किसको रिलेट किया था, स्कैंडियम को, याद होगा ना स्कैंडियम। नेक्स्ट था आपका एका एल्यूमिनियम, तो एका एल्यूमिनियम को शॉर्ट में लिख सकते हैं ना EA, और एका एल्यूमिनियम को हम लोगों ने रिलेट किया था गैलियम के साथ, किससे रिलेट किया था, गैलियम के साथ, सभी को पता होगा। थर्ड ऑप्शन में लेता हूँ यहाँ पे 4 एलिमेंट्स, यहाँ पे ध्यान रखो, एका मैग्नीज, याद है सभी को, एका मैग्नीज, एका मैग्नीज मतलब टेक्नीशियम, बिल्कुल सही, करेक्ट आंसर। इसके बाद मतलब मैं फोर्थ पे आता हूँ, तो फोर्थ में एका सिलिकॉन, ये भी लिखाया था मैंने, एका सिलिकॉन, तो सिलिकॉन वाला पता है ना, जर्मेनियम, तो ये मैंने आपको वहां पे याद करने भी सिखाए थे, इनके तरीके भी बताए थे किस किस तरीके से आपको ध्यान रखना, एक पोजीशन जस्ट आपकी कौन से वाली छोड़ी गई थी, ठीक है, लेकिन इसमें बस ये जरूर ध्यान रखना है कि ये 4 तो पहले सबसे इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है तो इनके बीच से आएगा, लेकिन आने के चांसेस कम है, लेकिन ध्यान रखना जरूर क्योंकि एनसीईआरटी में दे रखी है चीजें, ठीक है। तो यहाँ पे एका एल्यूमिनियम मतलब सीधा रिलेट कर रहा है गैलियम के साथ, ठीक, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा 5 का ए ऑप्शन, ठीक है, गैलियम एंड जर्मेनियम। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ नेक्स्ट नोबल गैस इफ डिस्कवर्ड, इस पे हम लोगों ने शायद क्वेश्चन 85 में से 32 ऐड करेंगे, बस 117 मैजिक नंबर पता है सभी को, Option B। 2 8 हाँ बिल्कुल, ठीक है, 18 18 32 एंड 32, ठीक है, हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा था, लेकिन अगर नेक्स्ट आएगा तो 32 ऐड करना पड़ेगा। तो पता है 7th पीरियड, अगर 7th पीरियड की बात करेंगे तो 7th पीरियड तो हम लोगों को डिफाइन है, ठीक है, लेकिन अगर इसमें हम नेक्स्ट बात करेंगे तो जो 85 लास्ट अभी हम लोगों ने देखा था ये रहा 85, तो 85 में अपन लोगों को 32 जोड़ देना है, बस ऐड कर देना है, तो 117 आंसर आपको मिलेगा, तो ये ऑप्शन था बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन में पढ़ो जरा, बताओ आंसर क्या होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 7 का। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट इज दे रखा है आपको 1s2 2s2, नेक्स्ट इज 2p6, नेक्स्ट है आपका 3s2 3p3,
atomic number and group number of the element X which is just below the above element in the periodic table are respectively। चार ऑप्शन दे रखे हैं, चार ऑप्शन को आपको बताएं। तो इसमें हाँ कौन सा होना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 7 मैंने पूछा है सी ऑप्शन। कितने Yes, बच्चों का sir. सी ऑप्शन कितने बच्चों? देखो अब आप जरा यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या आपको बता रहा है? कॉन्फ़िगरेशन आपको ये बता रहा है एटॉमिक नंबर इलेक्ट्रॉन्स के बारे में ना, 1s2 2s2 2p6 और दे रखा है 3s2 and 3p3 2 और 2 4 4 और 6 10 10 और 5 15। आपको यहाँ पे जो 15 दे रखा है दिस इज एक्चुअली एटॉमिक नंबर बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स है ना, जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने यहाँ पे क्या होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं और उसके साथ हम जेड को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं बिकॉज एटॉमिक नंबर जेड इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर वो नंबर होता है। तो मैं बोल सकता हूँ कि एटॉमिक नंबर की वैल्यू कितनी यहाँ पे हो गई आपकी 15 एंड वी विल ऑल्सो कॉल्ड कि यहाँ पे जो टोटल जो इलेक्ट्रॉन्स आपको दिख रहे हैं वो कितने हैं 15 इलेक्ट्रॉन्स और यहाँ पे 15 ही आपको मिलेंगे प्रोटॉन्स। एटॉमिक नंबर क्लियर हो गया सभी को यहाँ पे। अब मुझे आप बताओ Yes. यहाँ पे कि जो कन्फिग्रेशन गिवन है वो कन्फिग्रेशन क्या मुझे बता रहा है? कन्फिग्रेशन आपको ये बता रहा है कि सर 3p3 लास्ट में, उसके पहले है 3s2 सर जो n इक्वल टू 3 है, n इक्वल टू 3 आपकी बैलेंशियल होगी ना, बैलेंशियल। उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, 5 इलेक्ट्रॉन्स। और यहाँ पे जो n आपका 3 का मतलब है तीसरा पीरियड 1 2 3, n इक्वल टू 1 n इक्वल टू 2 n इक्वल टू 3 तीसरे पीरियड का एलिमेंट है और लास्ट इलेक्ट्रॉन्स के सब सेल में जा रहा है, बताओ पी सब सेल में जा रहा है ना, पी में एस तो पूरा फील्ड। Phosphorus. हाँ लास्ट इलेक्ट्रॉन्स पी सब सेल में जा रहा है तो पी ब्लॉक से बिलोंग कर रहा होगा, ठीक है। और टोटल अगर बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की बात करूं तो आंसर विल बी 5 और 5 किसका होता है? पी ब्लॉक का 5 वाला, पी ब्लॉक का 5 का तीसरे पीरियड का एलिमेंट। बताओ आंसर कौन सा होना चाहिए? लेकिन उसमें इसने कुछ और पूछा है, इसने ये पूछा है एटॉमिक नंबर एंड द ग्रुप नंबर ऑफ द एलिमेंट एक्स व्हिच इज जस्ट बिलो द अबव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल आर रिस्पेक्टिवली। तो हमारा आंसर कौन सा बैठना चाहिए बताओ? Sir, 15 तो 15 आप में 18 ऐड करेंगे। हाँ 33. 15 आपको दे ही रखा है, उसमें 18 ऐड कर लो बस हो गया आंसर। तो ये दोनों को ऐड करेंगे तो 33, तो 33 आपको पहले दिखना चाहिए और उसके बाद 15 33 15 कौन सा? ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, सी ऑप्शन 33 एंड 15 हो गया ना क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हो चुका फॉलोइंग आयंस हैज द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ आयोनिक रेडियस। किसकी आयोनिक रेडियस आपकी सबसे ज्यादा होगी? बताओ ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 8 Sir, ऑब्वियसली O2 ये minus. ऑप्शन, ये ऑप्शन Yes, हाँ sir. अभी बताया था ना, ऑक्सीजन -2 और F-1 बोथ आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक, बोथ आर A, B, D. आइसोइलेक्ट्रॉनिक। हाँ. डिस्कस किया था मैंने, आइसोइलेक्ट्रॉनिक्स हैं तो न्यूक्लियर चार्ज के बेस पे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑक्सीजन -1 इसको -2 बोल सकते हैं, इसका साइज क्या होगा? ज्यादा एज कंपेयर टू F-1 हो गया। अब बोलोगे सर लिथियम और जो, हाँ लिथियम के साथ क्या कहानी होगी? वही तो लिथियम आप देखो, लिथियम यहाँ पे +1 में है और बोरोन आपका +3, इन दोनों में से बड़ा साइज किसका होगा? ये भी तो आइसोइलेक्ट्रॉनिक ही होंगे ना, बताओ ये दोनों, ये भी तो दोनों आइसोइलेक्ट्रॉनिक ही तो है। हाँ और आपको पता है कहते हैं कैसे, हाँ तो इन दोनों में साइज किसका बड़ा होगा? लिथियम +1 का साइज बड़ा होगा। तो अगर मैं ओवरऑल करेक्ट ऑर्डर पूछूं तो बताओ ओवरऑल करेक्ट ऑर्डर क्या होगा? सारी के सारी कैटायंस एनायंस का, ऑक्सीजन का सबसे ज्यादा हो जाएगा ना, C, ठीक है, फिर हो जाएगा F-1 का, फिर हो जाएगा लिथियम प्लस का और सबसे बाद में आ जाएगा बोरोन +3। दिस इज द ऑर्डर ऑफ साइज। तो आंसर आप टिक कर सकते हो, आंसर कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन, सबसे बड़ा साइज पूछा ना हाईएस्ट, वही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो हम लोग बात करते हैं, एवरी मंडे हम लोग करने वाले हैं, आपका रिवीजन होगा, ठीक है, उसमें आपको आपकी चीजें क्लियर होती जाएंगी, आपको ही अच्छा लगेगा। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 9। The first initial potential electrons bolt of nitrogen and oxygen atom are respectively given by। बताओ चलो ये में ना A होगा because नाइट्रोजन A की होगा। आयनाइजेशन पोटेंशियल ज्यादा होगी ऑक्सीजन की बिकॉज ऑक्सीजन से। हाफ फिल्ड प्योर ऑर्बिटल है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं ना पूछता हूँ आर्यन से, पूछता हूँ आर्यन भाई आप बताओ यार, आर्यन बताओ, बोलो माइक अनम्यूट कर सकते हो, बोलो चलो क्या होगा? आर्यन माने बताओ बेटा।
अंकिता नहीं बोलना है बेटा आपको। चिन्मय बताओ बेटा क्या होगा इसका आंसर। क्षितिजा क्या होगा इसका आंसर। एंड समीरा आप बताओ क्या होना चाहिए। ए होगा सभी सर। लोग बोला करो, है ना। ऑप्शन ए आएगा सर, बिकॉज नाइट्रोजन का हाफ फील्ड है पी ऑर्बिटल, बट ऑक्सीजन का हाफ फील्ड नहीं है, तो हम लोग को ज्यादा एनर्जी अप्लाई करनी पड़ेगी, क्योंकि नाइट्रोजन हाफ फील्ड है तो ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। डेफिनेटली मोर स्टेबल है। हाफ फील्ड पी ऑर्बिटल है तो मतलब वो मोर स्टेबल है। परफेक्ट है बिल्कुल, क्योंकि आपको पता है नाइट्रोजन की जो आयनेशन पोटेंशियल होती है वो ज्यादा होती है ऑक्सीजन से, सभी को पता है, क्योंकि नाइट्रोजन का स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है, पी ऑर्बिटल्स की बात कर रहे हैं। और नाइट्रोजन कॉन्फ़िगरेशन सभी को पता है। बताओ मुझे 1s2 होता है, 2s2 होता है, 2p3 होता है। ऑक्सीजन की जरा बात करो तो क्या होगा, 1s2 होगा, 2s2 होगा, 2p4 होगा। हाफ फील्ड कौन सा है, नाइट्रोजन वाला। तो हमारा आंसर समझ में आ गया होगा। ठीक है निरंत बेटा क्लियर है यहाँ तक। निरंत बताओ यार। यस सर। बताओ यार, क्वेश्चन नहीं बताया करो यार, क्वेश्चन ही नहीं बताते हो, मैं आंसर पूछ रहा हूँ आपसे। आंसर बताओ ना, सभी लोग बताओ। चलो तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर बैठेगा वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। अब मैं नहीं करने वाला हूँ आपसे, आप ही मुझे बताओ सारे के। इन द फॉलोइंग प्रोसेस हाईएस्ट एनर्जी इज एब्जॉर्ब। बताओ कौन सा प्रोसेस ऐसा है, मतलब जब कॉपर जा रहा है कॉपर +1 के अंदर। ए आएगा नेक्स्ट सर। सर ए होगा बिकॉज उसमें ए आएगा। डी ऑर्बिटल फुल्ली फिल्ड है। ठीक है। कॉपर कॉपर क्या कंप्लीटली फुली फील्ड होल्ड करता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद करो, डी ब्लॉक 4s0 हाँ, सर। 4s1 3d लास्ट में फिल्ड आता है कॉपर। परफेक्ट है ना। तो इसका फुली फील्ड कॉन्फ़िगरेशन होता है, बहुत ही इजी है। अब कॉपर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब इसकी डी ऑर्बिटल, मतलब इसके कॉपर की बात करूं तो कॉपर का जो डी ऑर्बिटल होता है ना वो पूरी तरीके से आपका फुली फील्ड है। तो पता जब फुली फील्ड है तो स्टेबिलिटी भी बहुत ज्यादा होगी, और स्टेबिलिटी अगर इतनी ज्यादा होगी तो वहां पे आपको एनर्जी भी क्या करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा सप्लाई करनी पड़ेगी ना। हाँ तो सर। इसका मतलब क्वेश्चन वही है कि हाईएस्ट एनर्जी एब्जॉर्ब कौन करेगा, कन्वर्ट होने के लिए कैटाइन से एनाइंस में। तो अब ब्रोमीन की बात करो, ब्रोमीन का सभी को पता है क्या होता है, ब्रोमीन हेलोजन फैमिली का है ना, NH2 NP कितना 5 7 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। लिथियम की बात कर लो तो लिथियम देखो फर्स्ट एक का है तो NS1। ठीक है। आयोडीन आपका ये भी नोबल गैस को रिप्रेजेंट कर रहा है। परफेक्ट है। तो इसमें क्वेश्चन है कि किसी बच्चे ने सी ऑप्शन बताया है शायद, मैं एक बार चेक करता हूँ। सी ऑप्शन निरंत ने बोला है, सी ऑप्शन आना चाहिए। ठीक है निरंत जरा ध्यान से देखो, आयोडीन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, ये होगा ना जनरल कॉन्फ़िगरेशन, NH2 होगा NP5 होगा। ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन है कि ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करने का मतलब समझते हो कि उसको अपन ज्यादा एनर्जी दे रहे हैं। प्रोसेस विल बी हाईली इंडोथर्मिक। तो हाईली इंडोथर्मिक कहां पे होने वाला है, जहां पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबसे अधिक स्टेबल हो। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है। तो देखो यहाँ पे आपके NP5 है, करेक्ट है। 7 इलेक्ट्रॉन्स आपको मिलेंगे यहाँ पे, कोई तकलीफ नहीं है, एक लेना चाहेगा आराम से ले लेगा और 8 बन जाएगा, कोई इश्यू नहीं है। तो ब्रोमीन वाला केस नहीं हो सकता, आयोडीन वाला केस नहीं हो सकता। लिथियम वाले केस को समझो, तो लिथियम वाले वो केस तो में ऑलरेडी इजीली NS1 डोनेट है, करेगा। वो गेन, हाँ वो इलेक्ट्रॉन्स अगर रिलीज करेगा तो ऑब्वियसली वो नोबल गैस की तरह बन जाएगा, वो बनना चाहेगा, इसलिए आपके जो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करना चाहते हैं। लेकिन कॉपर भाई साहब की कहानी ये है कि आसानी से Cu+1 में नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, बिकॉज यहाँ पे ऑर्बिटल्स कंप्लीटली फुली फिल्ड हैं, जब ऑलरेडी ये हाईली स्टेबल है। जब ऑर्बिटल्स फुली फिल्ड होते हैं तो वहां पे इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालना बहुत मुश्किल होता है ना। बहुत मुश्किल क्यों होता है कि सारे के सारे पेयर्ड होते हैं, ऑलरेडी स्टेबल होते हैं। तो उस केस में इलेक्ट्रॉन्स को अगर आपको या अगर किसी भी एटम को आयोनाइज करना है, और अब इसलिए यहाँ पे ये भी समझ लो कि कैटाइन वाले केस में आपकी एनर्जी यहाँ पे क्या होगी, बताओ एनर्जी आपकी, मैंने बोला है कि एनर्जी एब्जॉर्ब, मैंने ऐसा नहीं बोला एनर्जी रिलीज कौन करेगा, एनर्जी एब्जॉर्ब। देखो जो मेरी बात समझना, एक बहुत मजेदार केस में बताने वाला हूँ। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि ए से बन रहा है बी, ध्यान से सुनना, ए से बन रहा है बी। अगर बी आपका स्टेबल है ए के कंपैरिजन में, ध्यान समझना, ए के कंपैरिजन में बी की स्टेबिलिटी अधिक है, तो इस केस में आपका जो रिएक्शन के अंदर जो जनरली एनर्जी होगी ना, वो एनर्जी आपकी रिलीज होगी। तो प्रोसेस विल बी एक्सोथर्मिक। ठीक है, प्रोसेस विल बी एक्सोथर्मिक। तो यहाँ पे एनर्जी रिलीज होगी।
लेकिन जब मैं बोल रहा हूँ कि अब यहाँ से आयोडीन से I- में गया तो I- जैसे बना तो वो स्टेबल हो गया, क्योंकि उसका कन्फ्यूजन था आपका NH2NP5, वन मिलते ही वो NH6 हो गया, ये तो स्टेबल हो गया। तो मतलब यहाँ पे एनर्जी रिलीज हो सकती है। अरे याद है ना इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और आयोनाइजेशन पोटेंशियल, उनके साथ ही कॉन्सेप्ट आया, वहां पे डिस्कशन भी किया था, एनर्जी एब्जॉर्ब कहाँ पे होती है, एनर्जी रिलीज कहाँ पे होती है। आपको जेई मेंस तो एडवांस वाले क्वेश्चंस भी डिस्कस किए थे मैंने आपको अच्छे समझाने के लिए, ठीक है। अच्छा, और ब्रोमीन में भी वही केस है, लेकिन लिथियम वाले केस में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, लिथियम तो लिथियम प्लस में जाना चाहेगा, तो लिथियम और लिथियम प्लस वन दोनों में से अधिक स्टेबल कौन है, तो लिथियम प्लस वन, क्योंकि आपको पता है कि लिथियम में एक इलेक्ट्रॉन जैसे निकलेगा वो लिथियम प्लस वन में चला जाएगा, नोबल गैस की तरह बन गया है। तो जैसे नोबल गैस की तरह बन चुका है तो मतलब इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा। लेकिन कॉपर वाले केस में कॉपर पहले से स्टेबल था तो Cu प्लस वन में जाना ही नहीं चाहेगा ना, तो ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो हाईएस्ट एनर्जी अब्सॉर्ब कौन करेगा भाई, नेचर के अगेंस्ट हम लोग जा रहे हैं। कॉपर प्लस टू में नहीं जाना चाहेगा, लेकिन मुझे लेके जाना है तो हमें वहां पे एनर्जी सप्लाई करनी पड़ी इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकलने के लिए। तो आंसर आपका हो जाएगा ए ऑप्शन। क्लियर हो गया निरंत, बताओ बेटा। Yes, so for removing electrons, energy is absorbed, and for adding electrons, energy is released. Okay. और यहाँ पे पीयूष ने बोला है सर एनर्जी रिलेटेड क्वेश्चन आए तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेट करना है ना, बिल्कुल बिल्कुल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेट करना है, और रिलेट करना है आयनाइजेशन पोटेंशियल से और आयनाइज और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाले केस मैंने सारी क्लास में क्वेश्चन डिस्कस किए थे, उनके ऊपर लेक्चर्स भी हैं, ठीक है, वो भी रिकॉर्ड किया है। बट अभी तक मैंने 228, यू नो वेरी वेल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टारगेट, 228 लेक्चर्स ऑलरेडी मैं रिकॉर्ड कर चुका हूँ। और जब से अभी लॉकडाउन हुआ है तब से मैं अराउंड 75 या 78 लेक्चर्स मैं रिकॉर्ड कर चुका हूँ, ये बात समझ लो, ठीक है, और अपलोड कर चुका हूँ आप लोगों के लिए ही, ठीक है। तो ये बात मतलब मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि कौन देखता है कौन नहीं देखता, लेकिन आप लोग एटलीस्ट देखो, क्योंकि वो लेक्चर्स आपके लिए हैं और आपका ही क्लास में जो सेशन है पूरा वो आपके ही चलता है, तो आपको एटलीस्ट चीजें समझ में आती जाएंगी, जितना आप समझोगे उतनी चीजें बेटर रहेंगी। नौ, हाँ बस, हाँ किया है मैंने अभी तक ये 228 प्रीवियस ईयर किया था मैंने, जब लॉकडाउन रहा था उस समय किए थे कुछ लेक्चर्स, उस समय किए थे मैंने 160 प्लस या 170 कुछ, तो फुल आइडिया नहीं है, कुछ तो किया समथिंग। और अभी बाकी के अभी हुए रिकॉर्ड, ठीक है। आगे और भी होते जाएंगे, धीरे धीरे आपको मिलते जाएंगे, ये आप लोग जरूर जरूर उनको रिवाइज करो। मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि बाकी लेक्चर्स मत देखो, सभी लेक्चर्स अटेंड करो, सभी लेक्चर्स को देखो, लेकिन जब भी आपका फ्री टाइम होता है, इंपॉर्टेंट टाइम इज फ्री टाइम, जब भी आप फ्री टाइम होता है आपका, नाइट में, डे में, किसी भी टाइम, ठीक है, तो फ्री टाइम में आप प्लीज लेक्चर को, जैसे जैसे अब 1 घंटे का लेक्चर है, आप जल्दी जल्दी करके देखोगे तो भी आप 20 मिनट्स में लेक्चर को देख सकते हो, क्योंकि बहुत सारी चीजें आपको आती हैं, क्योंकि मैंने ही पढ़ाया, कुछ चीजें आपको रिवाइज कर रही है, बस उनको ही देखना है, बस फिनिश। तो मैं नहीं कहता हूँ आराम से बैठ के देखो, बस जल्दी जल्दी करके आप देख लो, 20 मिनट्स में 1 घंटे का लेक्चर देख लो, बाकी लेक्चर तो कम से कम एक दिन में ना, कम से कम टारगेट सेट कर लो, तो 2 to 3 लेक्चर, आप 2 लेक्चर तो देख ही सकते हो, बाकी लेक्चर आप फिजिक्स के देख लो, है ना, और भी आप चीजों के देख लो, तो लेक्चर्स देखना जरूरी है, उससे क्या होगा कि आपकी चीजें रिवाइज होती जाएंगी। नाउ क्वेश्चन है कि हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 11, व्हिच आयोनाइजेशन पोटेंशियल इज द फॉलोइंग इक्वेशन इन्वॉल्व 11th के आंसर, बिकॉज पोटेशियम इज मोर, अच्छा अच्छा खतीजा ने रिस्पॉन्स किया, ठीक है, बाकी लोग भी आंसर, क्वेश्चन नंबर 11 की हम लोग बात कर रहे हैं, 11 में कौन सा आंसर होगा, बी ऑप्शन, यहाँ पे बी ऑप्शन किया है। अच्छा बी ऑप्शन क्यों होगा जरा बताओ मुझे। बी ऑप्शन सर, बिकॉज K+1 ज्यादा स्टेबल है और K+2 में उसे ले जाने के लिए हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी। हाँ वही है, ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी लिखा है वहां पे, ठीक है ना। आयोनेशन पोटेंशियल इन द फॉलोइंग इक्वेशन इन्वॉल्व ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो आयोनेशन पोटेंशियल का मीन क्या होता है पहले वो तो समझ लो। आयोनेशन पोटेंशियल का बेसिक मतलब क्या है, एटम को आयोनाइज करना। एन आयोनेशन पोटेंशियल टर्म इज यूज फॉर मेटल, और मेटल बच्चों मैंने सिंपल से यूज करूँ तो एश बकॉली मेटल्स के लिए हम जनरली यूज कर लेते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे तो आयोनेशन, आयोनेशन पोटेंशियल, आयोनेशन एनर्जी, और जब इलेक्ट्रॉन्स आपके एक्सेप्ट किए जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ये दोनों एनर्जी के टर्म है, बिल्कुल। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को अगर मैथमेटिकली मैं डिफाइन करता हूँ एनर्जी के टर्म में, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी से करता हूँ, ये भी आपको डेल्टा एच इजी डिफाइन किया था, चेंज इन एंथैल्पी ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की जो हम बात कर रहे हैं, ठीक है, किसी भी रिएक्शन के लिए। तो अभी क्वेश्चन है कि ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी आपकी कहाँ पे डिफाइन होगी, तो देखो सोडियम से सोडियम +1 में गया, ठीक है। नेक्स्ट है पोटेशियम +1 से आपका पोटेशियम 2+ में जा रहा है, और प्लस लिखा है 1 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ से आपका पोटेशियम +1 में था
और उसके बाद उसने फिर से निकाला है इलेक्ट्रॉन्स, तो +2 पे चला गया। और यहाँ पे अब पहले क्या था, ये पोटेशियम रहा होगा, तो ये चेंज हुआ होगा पोटेशियम +1 में, तो यहाँ पे इसने छोड़ा होगा 1 इलेक्ट्रॉन। मुझे बताओ क्या पोटेशियम आपके फर्स्ट ब्लॉक से फर्स्ट ग्रुप से बिलोंग करता है? क्या पोटेशियम हाँ। फर्स्ट? हाँ बिल्कुल बिलोंग करता है। तो जैसे 1 इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो ये वाला कन्फ्यूजन क्या होगा, नोबल गैस की तरह हुआ कि हुआ, स्टेबल, बताओ मुझे। स्टेबल बिल्कुल सही, कॉन्फ़िगरेशन। ये तो ऑलरेडी स्टेबल हो गया, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि ये +1 से +2 में जा रहा है, तो भाई ये पहले से स्टेबल हो चुका है। पोटेशियम +1 इज जस्ट लाइक नोबल गैस, वो बहुत स्टेबल है, वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल होने वाला है। मेरी बात समझ में आ रही है? अब ये नीचे आ जाओ, कार्बन पे आता हूँ। तो कार्बन +2 में लिखा है यहाँ पे, तो सीक्वेंस क्या होगा, कार्बन पहले C+1 में, ठीक है। कार्बन आपका यहाँ पे फिर गया होगा +2 के अंदर, फिर गया होगा +3 के अंदर, प्लस आपके +4 के अंदर, ठीक है। इस तरीके से मूव किया होगा। तो क्वेश्चन तो हमारा ये है कि कार्बन आपका नॉन मेटल है, मेरी बात समझो, कार्बन क्या है आपका, नॉन मेटल है। और कार्बन मैंने बताया कि कार्बन इजिली आयोनाइज तो होता नहीं है, अगर ये आयोनाइज होता तो कार्बाइड को छोड़ के बाकी एलिमेंट के साथ, बाकी मतलब जो एस ब्लॉक के एलिमेंट है उनको छोड़ के बाकी और अदर एलिमेंट के साथ भी ये क्या करता, ये आयोनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन ही करता। लेकिन कार्बन तो परफेक्टली कोवलेंट कंपाउंड का नेचर में आप देख सकते हो, नेचर में जितने भी इसके मॉलिक्यूल्स हैं, स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, सारे के सारे कोवलेंट बॉन्ड के फॉर्म में देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे आयोनिक वाली कंडीशन डेवलप हुई। और दूसरा C+2 से C+3 में जाना और +4, अब यहाँ पे कंफ्यूजन मुझे बताओ जरा, कंफ्यूजन चेक करते हैं। कार्बन कंफ्यूजन क्या होता है, NH2 होता है और NP2 होता है, करेक्ट है। इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाल दो पहले, ठीक है, ये निकाल दिए। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स जैसे निकालूंगा तो ये NH2 हो गया, ठीक है, ये तो स्टेबल हो गया, H2 हो गया। लेकिन क्वेश्चन तो ये, क्या कार्बन ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स निकालना चाहेगा, क्या आयोनाइज होना चाहेगा? बताओ मुझे। कार्बन आयोनाइज नहीं होता है, कार्बन कभी कैटायनिक फेज में नहीं जाता है। क्यों नहीं जाता है? क्योंकि आप लोगों ने आई थिंक पढ़ा होगा 9th और 10th क्लास में एक बहुत अच्छी लाइन लिखी है बुक्स के अंदर, 10th क्लास में आई थिंक लिखी है, बोर्ड जब पढ़ते हैं तो वहां पे एक लाइन लिखी हुई है कि कार्बन की जो कैटनेशन पावर है पूरी केमिस्ट्री के अंदर, पूरी पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट सबसे अधिक होती है कैटनेशन पावर। तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को देता नहीं है। थर्मोडायनेमिकली वहां पे बात करी गई है, जितना एनर्जी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करने में होगा ना, उतना यहाँ पे आराम से शेयर करता है और 4 के साथ। और शेयरिंग करने की, बिकॉज कैटनेशन बहुत ज्यादा होती है स्मॉल साइज की वजह से, इसकी वजह से शेयरिंग करने के साथ यहाँ पे क्या करता है, 8 इलेक्ट्रॉन्स बनाता है। और शेयरिंग की वजह से ही पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बनी हुई है। नहीं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लोग कभी नहीं पढ़ते, ठीक है, हम लोग सिर्फ पढ़ते और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते, वहीं कार्बन पढ़ लेते, ऑर्गेनिक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। ऑर्गेनिक के अंदर सिर्फ और सिर्फ कोवलेंट का ही कॉन्सेप्ट है। तो इसका तो आयनिक वाला नेचर तो ऑलरेडी फिनिश हो चुका है, उसको आप जाने दो। तो ये भी कैंसिल हो गया, ऊपर वाला ये कैंसिल हो गया, और इसमें आपका बचा है डी में क्या होगा, कैल्शियम +2 है, +1 है, तो +1 से +2 जाना तो कोई दिक्कत ही नहीं है। वो तो सीक्वेंस अच्छा कि कैल्शियम बिलोंग फ्रॉम सेकेंड टू इलेक्ट्रॉन निकालना चाहेगा, वो तो यहाँ पे ठीक है। अभी क्वेश्चन हमारा है कि सबसे ज्यादा कहाँ पे देनी पड़ेगी, तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। तो बी कितने बच्चों का था, यहाँ पर एक एनर्जी आपको देनी पड़ेगी, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 12 पर क्या होना चाहिए, कौन सा रॉन्ग है, गलत कौन सा? बताओ बेटा, निरांत बताओ कौन सा आंसर होना चाहिए, बाकी बच्चे भी बताओ। बी आएगा, बी आना चाहिए, बिकॉज ट्रेंड बेरिलियम की फर्स्ट टाइप पे ज्यादा होनी चाहिए थी, तो ट्रेंड लिथियम, बोरॉन, देन कार्बन एंड देन बेरिलियम, ऐसे आना चाहिए था। ओके ओके। नेक्स्ट सृष्टि, बेटा आप बताओ जरा क्या होना चाहिए। सिद्धि, तनुजा बताओ बेटा क्या आंसर होना चाहिए, एक्सप्लेनेशन करो जरा, इससे बाकी देखो बच्चे कर रहे हैं कितने अच्छे से, सब लोग एक्सप्लेन करो। क्वेश्चन नंबर 12 में हो चुका फॉलोइंग आपका ऑर्डर इज रॉन्ग, कौन सा आपका गलत है, गलत का मतलब इनकरेक्ट। यहाँ पे बोला है बी ऑप्शन आएगा, ठीक है, एक बच्चे ने बी ऑप्शन, फिर आप लोगों ने एक्सप्लेन भी किया है। तो देखो जब हम बात करते हैं पीरियड के अंदर, तो मुझे बताना जरा, मैं सारी सीक्वेंस की बात कर रहा हूँ, जब मैं क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर रहा हूँ, यस बिल्कुल, ओ बिल्कुल बी ऑप्शन इज करेक्ट, बी ऑप्शन ही करेक्ट होगा, बिल्कुल सही है। अभी देखो जब मैं पीरियड में ट्रेवल करता हूँ लेफ्ट टू राइट, ठीक है बेटा, किसी का माइक ऑन है, थोड़ा सा उसे म्यूट कर सकते हो। आर्यन बेटा, जब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ ना तब आप नहीं बोलते हो, वैसे आप माइक को अनम्यूट कर रहे हो यार, प्लीज है ना, कोऑपरेट करो, बाकी बच्चे भी पढ़ रहे हैं सभी। चलो तो यहाँ देखो ध्यान से, जब हम लेफ्ट टू राइट अगर बेटा पीरियड के अंदर ट्रेवल कर रहे होते हैं,
तो लेफ्ट राइट के पीरियड में ट्रेवल करने पे हमारी जो आयनेशन पोटेंशियल की वैल्यू होती है वो क्या करती है, इंक्रीज। आयनेशन पोटेंशियल क्या होता है, इंक्रीज ही करता है ना, क्या रेगुलरली इंक्रीज करता है, बताओ मुझे। जब मैं पीरियड में ट्रेवल करता हूँ, लेफ्ट राइट में जा रहा होता हूँ, तो आयनेशन पोटेंशियल की वैल्यू इंक्रीज करती है, लेकिन रेगुलरली नहीं करती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके जितने भी पीछे आपके ट्रेंड हुए थे, आपके बीच में जहां चेंज हुआ था वो हमने एक्सप्लेन किया था। तो रेगुलरली आपकी चेंज नहीं होती है, ये आपकी रूल्स बहुत जरूरी है। नहीं, लेफ्ट राइट जाने पे जनरली आपकी जो आयनेशन पोटेंशियल की वैल्यू है वो आपकी इंक्रीज करती है ना। क्वेश्चन है कि यहाँ पे एक आता है बच्चों, बेरिलियम और बोरोन। ये तो बहुत एक मैंने इनके बारे में बताया, बेरिलियम और बोरोन, ये दो एक्सेप्शनल बनते हैं। आपको पता होगा, मैंने पूरा 3D सीरीज ली थी, 2D हाँ के अंदर सर। ये यहाँ पे बताया था। तो इसका जो कन्फिग्रेशन है वो कैसा होता है, फुली फिल्ड होते हैं, हाफ फिल्ड होते हैं। तो फुली फिल्ड और हाफ फिल्ड वाली कहानी डिस्कस करी थी मैंने, ठीक है। तो आप मुझे बताओ, सबसे पहले यहाँ पे मुझे जनरलाइज करके आप मुझे बताओ आंसर, कि अगर मैं लेफ्ट राइट जाऊंगा तो आयनेशन एनर्जी सबसे पहले क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। इनिशियली क्या करती है, इंक्रीज। इनिशियली तो आयनेशन एनर्जी की जो आयनेशन पोटेंशियल की वैल्यू है वो लेफ्ट राइट जाने में पहले तो आपकी करती है इंक्रीज, और इंक्रीज करते, लेकिन उसके बाद, किसके बाद, बोरॉन के बाद, क्या बोरॉन की कम होती है आयनेशन पोटेंशियल, बोरॉन की लोअर होती है क्या बेरिलियम से, बोरॉन की आयनेशन पोटेंशियल कम होती है क्या बेरिलियम से, हाँ सर, बताओ मुझे। बिकॉज वो इजीली इलेक्ट्रॉन देगा, p ऑर्बिटल में हो है हाँ उसके बिल्कुल, इलेक्ट्रॉन्स। बोरॉन की लोअर होती है एज कंपेयर टू बेरिलियम, बिल्कुल सही है, परफेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे रॉन्ग पूछा गया, लेकिन इसने तो यहाँ पे देखो, बाकी तो एसिडिक वाले कोई डाउट ही नहीं है। आपको एसिडिक में पढ़ा चुका हूँ, अभी नाइट्रोजन फैमिली डिस्कस की थी ना, नाइट्रोजन फैमिली, तो याद होगा हाइड्राइड हाँ वाला सर, मैंने पढ़ाया था, पढ़ाया था ना हाइड्राइड वाला केस, याद डाउन द करो तो ग्रुप उसमें। हाँ बिल्कुल, हाइड्राइड नाइट्रोजन में एसिडिक फास्फोरस एसिड इंक्रीज आर्सेनिक होता में है। डिस्कस किया था, ठीक है। ओके, इसमें गलत वाला पूछा गया है। नेक्स्ट आपका बेसिक कैरेक्टर देखो, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम। आयो रेडियस के बारे में देखो दे रखा है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, सीजियम, ये भी क्लियर है। तो यहाँ पे जो गलत है, यहाँ पे क्या होना चाहिए, बेरिलियम वाला आपका कम होना चाहिए इससे, है ना, बोन कम होना चाहिए बेरिलियम से। तो हमारा आंसर आपका ये हो गया गलत आंसर, गलत पूछा, गलत को ही टिक करना है। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है बताओ जरा। करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट, गलत स्टेटमेंट पूछा गया है, कौन सा हो, पढ़ो जरा और बताओ इसका आंसर। चलो मैं पूछता हूं, चिन्मय आप बताओ बेटा। दशरथ, सेकंड सेकंड वन रॉन्ग होगा होगा, सर। बिकॉज सर Option B मैग्नीशियम की होगा। सेकंड आईपी कम होगी साहिल बेटा, सोडियम की सेकंड आप आईपी डाउट पूछते के। हो ना, बताइए जरा क्या होगा, एक्सप्लेनेशन करो, बोलो बेटा। सेकंड होगा। साहिल एंड विनायक, बताओ बेटा क्या होना चाहिए आंसर। मैं जिनका नाम लेता हूँ ना वो क्लास छोड़ के भाग जाता है बीच में से, ऐसा लगता है मुझे। अरे पढ़ाई कर लो बच्चों, पढ़ाई कर लो, पढ़ाई कर लो, बहुत जरूरी है। और यहाँ पे तो मुझे अभी संदेश ने बोला है कि सर आप इस लेक्चर में थोड़ा मतलब थोड़ा कैसे बोलते हो संदेश, संदेश ने क्या बताया, असक्त। संदेश ने बोला वेरी यूजफुल फॉर अस सर। नहीं नहीं ठीक है, संदेश ने बोला है कि थोड़ा मैं कम कम मतलब डांटता कम हूँ यहाँ पे, है ना। हाँ सी बैच में बहुत डांटता हूँ। सी बैच सर हम आपके एक्चुअली, फेवरेट स्टूडेंट थे ना, इसलिए सर। इसे बैच है रिटर्न क्या, नीट 3। हाँ नहीं नहीं, सी बैच के बच्चों को इसलिए नहीं, सी बैच के बच्चों को इसलिए मैं बहुत डांटता हूँ, मतलब बहुत ज्यादा डांटता हूँ उनको, क्योंकि रीजन है, उनको मुझे एडवांस तक लेके जाना है, ठीक है। और आपको अच्छे से पता होगा कि आईआईटी का एग्जाम निकालना इतना इजी नहीं है, बहुत अच्छे से आप लोग जानते हो। हाँ और आई थिंक आप लोगों को मैं उस लेवल के क्वेश्चंस करा भी नहीं सकता हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे नीट और पीसीएमबी क्लास लेक्चर छोड़ के भाग जाएंगे, सीरियसली बोल रहा हूँ मैं। वो बोलेंगे कि ये टीचर क्या बोल रहा है, क्या पढ़ा रहा है, सीरियसली बोल रहा हूँ। उनकी लेवल ही अलग है। संदेश देखो, संदेश से पूछ लो आप, संदेश आपको बताएगा क्या लेवल है, वो कभी ज्वाइन करता है तो पूछो इससे। तो डेफिनेटली वहां पे, अभी किसका माइक ऑन है यार, मतलब हद करते हैं। ओके, तो वहां पे जो आईआईटी वाला सेक्शन है ना, तो उस इस एग्जाम को निकालना है ना, तो आईक्यू बेस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट,
ठीक है, आईक्यू बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं बहुत सारे। तो बेटा वहां पे जो हम लोग पढ़ते हैं ना वो तो आता ही नहीं है, कुछ अलग ही चीजें वहां पे डिस्कस की जाती हैं। थोड़ी सी कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो बिल्कुल अलग ही तरीके से आते हैं, तो उनका लेवल मतलब जैसे आज एक क्वेश्चन डिस्कस कर रहा था, शायद संदेश को पता होगा, बिल्कुल एक क्वेश्चन था ना ऐसा, कार्बन से अटैच था डैश और इधर भी डैश पे, आप लोगों को ऐसा कोई नहीं पढ़ाएगा वहां पे, ठीक है, वो चीजें आएंगी ही नहीं क्योंकि हर किसी को पता ही नहीं है वो चीजें, सीधी सी मैं बात बोलता हूँ। और वहां पे इस तरीके से बेस पे ये प्रेजेंट थे मॉलिक्यूल, इनके प्रोजेक्शन के बारे में था, मतलब ये चीज कहीं मिलती ही नहीं है, ये मतलब ये कंपाउंड ही कहीं नहीं मिलता है। हाँ बिल्कुल संदेश ने सही बोला, आईक्यू लगाना था, बिल्कुल ऐसे ऐसे क्वेश्चन इस लेवल के क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए मैं आपको डिस्कस करूंगा, अगर जो भी बच्चे इंटरेस्टेड होंगे उनके साथ में डिस्कस जरूर करूंगा, क्योंकि मुझे पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो इंटरेस्टेड है, नहीं तो आधे तो फिर बोले कि यार ये क्या हो गया। क्वेश्चन नंबर 13, द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग इज, बाद में डिस्कस जरूर बी करेंगे आएगा और सर, लेक्चर बी आएगा। बी आना चाहिए बिल्कुल। ऑप्शन तो बी, यस। आपको देखो यहाँ पे गलत स्टेटमेंट में, हाँ बी बहुत सारे निरांत ने किया है, बिल्कुल निरांत बेटा जरा एक्सप्लेन करो, है ना, निरांत थोड़ा एक्सप्लेन करो, बताओ जरा निरांत बताओ। खातिजा ने बताया बिल्कुल सही, निरांत बेटा बताओ जरा बी क्यों होना चाहिए। आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है, जरा माइक को अनम्यूट करके बताओ मुझे, ऐसे ऐसे आपने लिख के भेजा है ना, मुझे दिख रहा है आयोनाइजेशन एनर्जी टू ऑफ मैग्नीशियम इज लोअर देन दैट ऑफ सोडियम बिकॉज इन केस ऑफ मैग्नीशियम +2 3 electrons has to be removed, while in case of sodium electrons from stable inert gas configuration neon has to be removed. Okay, संदेश निराज ने बिल्कुल सही एक्सप्लेनेशन किया है, ठीक है, परफेक्ट है, बी ऑप्शन। अब आते हैं नेक्स्ट, हाँ क्वेश्चन नंबर 14 बताओ, चलो ये निरांत के लिए है, चलो बताओ बेटा क्या होगा, माइक को अनम्यूट करके बता भी सकते हो, सभी बच्चे सुनेंगे। द ईज ऑफ लूज ऑफ रमन झा सर, किसी का माइक अनम्यूट हो रहा है, ठीक है, चलो क्या क्या आंसर होगा बेटा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन में नियोन एंड सोडियम प्लस बोला गया है, दो के बारे में बात की है, तो ईज ऑफ इलेक्ट्रॉन, दोनों आइसोइलेक्ट्रॉनिक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, हाँ बताओ 14 में। हाँ बिल्कुल खातिजा बताओ बेटा, बताओ आप बताओ। सर नियॉन ज्यादा स्टेबल है तो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत हाई होगी एंड सोडियम +1 इजीली इलेक्ट्रॉन रोटेट करना चाहेगा। बी आएगा आंसर सर, बी आएगा, यस सर बी आएगा। हाँ सर बी आएगा। यस मुझे भी बी लग रहा है, क्योंकि देखो अब जरा मुझे ये देखो, मैं अगर बात करूं नियोन के बारे में, ठीक है, तो नियोन वाले केस में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स आपका रिमूव किया जाएगा, ठीक है, चार्ज क्या आएगा आपका, मान लो +1 आ जाएगा, ठीक है, आवाज नहीं आ रही, कोई इशू नहीं रहा, ठीक है, कोई इशू नहीं है, ठीक है, आपने बताया ना ए काफी है, ठीक है, तो यहाँ पे हाँ यहाँ पे बिल्कुल, तो यहाँ पे जो नियोन है, तो नियोन से अगर आप एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रहे हो तो नियोन आपका क्या आएगा, नियोन +1 में आ जाएगा, करेक्ट है। और फिर सोडियम है, तो सोडियम में बोला गया है कि सोडियम ऑलरेडी आपके +1 में दे ही रखा है, और यहाँ से अगर इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो ये हो जाएगा आपके Na+2 के अंदर, दो चीजें अलग चीजें हो रही हैं। तो क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन जब रिमूव किया जा रहा है तो ईज कहाँ पे है, मतलब आसानी से इलेक्ट्रॉन कहाँ पे रिलीज हो जाएगा, कहाँ से आपका रिलीज किया जाएगा, मैं बोल सकता हूँ कि इलेक्ट्रॉन्स रिमूव, यहाँ साहिल ने बिल्कुल सही किया, बोथ आर स्टेबल, आउटर कॉन्फिडेंस सेम, एनर्जी रिक्वायर्ड सोडियम इज मोर, ठीक है, तो आयनेशन एनर्जी 1 डिफाइन फॉर द बोथ, चाहे आपका नियोन हो चाहे आपका सोडियम प्लस, तो जो आयनेशन एनर्जी 1 होगा वो सोडियम प्लस का अधिक होगा एज कंपेयर टू नियोन। तो हमारा जो इसमें पूछा गया है ईज ऑफ लूज के बारे में, तो एनर्जी के बेस पे, अगर आपको पता है ना, अगर आपको थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट, अगर आपको डाटा नहीं पता है, अगर आपको लॉजिक नहीं पता है, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो फिर यहाँ पे आंसर बनाना मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे जो वैल्यूज दे रखी है ना, ये रट्टू, मैंने हमेशा बोला ना कि कभी भी वैल्यूज जितनी भी इनऑर्गेनिक की आती हैं उनको रटना नहीं है, पहली बात तो ये समझ लो, मैंने हमेशा आपको बोला है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन ना, ये भी क्वेश्चन बिल्कुल आईक्यू बेस जैसे ही है, बिल्कुल परफेक्ट, तो बी ऑप्शन ना आप लोगों ने बिल्कुल करेक्ट किया है क्वेश्चन नंबर 14 में। नेक्स्ट आई थिंक आपका टाइम हो चुका है, ठीक है,
तो बच्चों बाकी क्वेश्चंस हम लोग मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है, ग्रुप पे, और आप एक बार ट्राई करना। और नेक्स्ट मंडे को जब हम मिलेंगे तो फिर से हम लोग कुछ नए क्वेश्चन के साथ मिलेंगे और चीजों को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ाई करो और फिर हम लोग मिलेंगे। थैंक Okay, sir. Okay, sir. Thank you. Okay, sir. Thank you. यू।